नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर। पीछे के वीडियोस में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, उसके भेदों के बारे में जाना था। अब आगे का टॉपिक है कि जिस प्रकार कई बार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा होती है, एक ही शब्द में अलग अलग होती है, तो उसके बारे में जानेंगे नियम के माध्यम से। जातिवाचक संज्ञा शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करता हो तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा यदि किसी विशेष व्यक्ति को दिखाता है, विशेष व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे चुनाव में नेताजी घूम रहे थे, तो यहाँ पर नेताजी जिस प्रकार चुनाव में घूम रहे थे, तो चुनाव में अनेक सारे नेता लोग आते हैं, किसी विशेष नेता का यहाँ नाम नहीं दे रखा है, इसलिए नेता एक जाति को दिखा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। यहीं पर है नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, तो नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, तो यहाँ जो नेताजी शब्द है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी शब्द किसी विशेष व्यक्ति को दिखा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। नाम सेम ही है नेताजी, यहाँ नेताजी, लेकिन ये पूरे नेताओं को दिखा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा नेता विशेष एक जाति हो गई। यहाँ नेताजी में विशेष व्यक्ति हो गया सुभाष चंद्र बोस। गांधी कांग्रेस समर्थक जाति है, तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है कि गांधी एक जाति है जो कांग्रेस की समर्थक है, तो यहाँ पर गांधी शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। और यहीं पर आगे है गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा और सत्य के पुजारी सबको पता है कि महात्मा गांधी थे। यहाँ गांधी शब्द गांधी जाति को नहीं दिखा रहा है, महात्मा गांधी को प्रदर्शित कर रहा है। विशेष व्यक्ति के लिए गांधी शब्द आया है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नाम सेम ही है, लेकिन वाक्य में प्रयोग के आधार पर यह अलग अलग होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द यदि अपने मूल अर्थ के अलावा अन्य शब्द की विशेषता दर्शाने लगे तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कोई शब्द है वो अपने मूल अर्थ को छोड़ करके किसी अन्य अर्थ की विशेषता दिखाता है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में है कश्मीर भारत का मुकुट है, तो कश्मीर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है कि कश्मीर है वो भारत का मुकुट है, तो ये हमें पता है कि भारत में कश्मीर एक ही है, इसलिए ये कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत में हिमालय एक है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर एक उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। अब हमें पता है कि राजस्थान में कोई कश्मीर है ही नहीं, लेकिन उदयपुर को मानना है कश्मीर के समान, उदयपुर को कश्मीर के समान माना है, लेकिन यह वास्तविक कश्मीर नहीं है, इसलिए वास्तविक कश्मीर की बात नहीं हो रही है, जातिवाचक संज्ञा होगी। कश्मीर यहाँ पर एक जाति हो गई। विभीषण रावण का भाई था, तो विभीषण इतिहास में प्रसिद्ध है, रावण का भाई था जिसे सभी व्यक्ति जानते हैं, इतिहास के पात्र का नाम है। और यहीं पर है श्याम तो विभीषण निकला, यहाँ पर विभीषण शब्द श्याम तो विभीषण निकला, तो यहाँ विभीषण एक जाति को दिखा रहा है कि जिस प्रकार विभीषण ने रावण के साथ धोखा किया, उसी प्रकार श्याम ने किसी के साथ धोखा किया तो उसने विभीषण के समान माना है, तो यहाँ विभीषण जाति को दिखा रहा है, जाति सूचक होने से जातिवाचक संज्ञा। सीता राम की पत्नी थी, तो सीता इतिहास का एक पात्र है, तो सीता स्त्री का नाम है जो राम की पत्नी थी। तो विशेष व्यक्ति की जहाँ बात हो रही है, जैसे विभीषण सीता, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यहाँ है आज हर घर सीता और सावित्री मिलती है, तो हर घर सीता और सावित्री मिलती है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर सीता और सावित्री एक जाति सूचक बन गया है, प्रत्येक महिला के लिए आया, हर महिला को सीता और सावित्री कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कश्मीर भारत का मुकुट है, तो कश्मीर एक विशेष है, देश में एक ही कश्मीर है। विभीषण रावण का भाई था, विभीषण इतिहास में एक ही है, रावण का भाई, वह फेमस है। और सीता राम की पत्नी थी, तो सीता भी इतिहास का पात्र है। और यदि इन्हीं शब्दों को किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाए,
जैसे उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, लेकिन राजस्थान में कश्मीर हमें पता है नहीं है, उदयपुर को मानना है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल देने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा होती है तो उसको यदि बहुवचन में बदल देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहाँ पर जयचंद, दुर्योधन, अशोक तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुर्बानी, चोरी, बेईमानी ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। जब इनको बहुवचन में बदल देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जयचंद, दुर्योधन, अशोक में व्यक्तिवाचक है, कुर्बानी, चोरी, बेईमानी में भाववाचक संज्ञा है। अब इनको बहुवचन में बदलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे जयचंद को जयचंदो लिख दिया, दुर्योधन, दुर्योधनों, अशोक, अशोकों, कुर्बानी, कुर्बानियां, चोरी, चोरियां, बेईमानी का बेईमानी। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे यहाँ पर दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया या दुर्योधन महाभारत युद्ध का मूल कारण था, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहीं पर लिखते हैं जयचंदों से सावधान, दुर्योधनों से सावधान। तो ये जयचंदों, दुर्योधनों किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, इसका कहने का मतलब है कि दुष्टों से सावधान। तो यहाँ पर ये जाति को संबोधित करते हैं, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे वीर शहीदों ने अनेक कुर्बानियां दी तो जातिवाचक संज्ञा होगा। उसने देश के लिए कुर्बानी दी तो भाववाचक संज्ञा है। यदि ये एक वचन में है तो भाववाचक और बहुवचन होते ही जातिवाचक। ये एक वचन है जयचंद तो व्यक्तिवाचक, बहुवचन होते ही जातिवाचक। उसने चोरी की, भाववाचक संज्ञा है। उसने अनेक चोरियां की तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसी प्रकार बेईमानी से बेईमानियां बहुवचन बदलते ही संज्ञा बदल जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा जब तक एक वचन में होती है तब तक ये अपने मूल रूप में रहेगी और बहुवचन करते ही इसको जातिवाचक में बदल जाएगी। पीछे आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। यदि कोई क्रियावाचक शब्द ओकारांत बहुवचन में लिख दिया जाता है तो वहां उनको क्रियापद नहीं मानकर जातिवाचक संज्ञा पद माना जाता है। अब यदि किसी क्रिया शब्द को ओकारांत में लिख दिया जाता है, ओकारांत बहुवचन, जैसे अंत में ओ की ध्वनि क्रिया है, रोना, हंसना, सोना ये क्रिया है। इसके अंत में यदि ओ लगा दिया, रोतो, ते के अंत में ओ की ध्वनि है तो, हंसतो, तो के अंत में ओ की ध्वनि है, सोतो ओ की ध्वनि है, तो ओकारांत का मतलब है ओ की ध्वनि आ जाती है। जैसे रोतों को हंसाओ, हंसतों को मत रुलाओ। तो यहाँ पर रोतों और हंसतों के अंत में ओकारांत यानी ओ की ध्वनि होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। सोतों को मत जगाओ, तो सोतों सोना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर सोतों का मतलब है जो सोए हुए हैं उनको मत जगाओ। रोतों का अर्थ है जो रो रहे व्यक्ति उनको हंसाओ, जो हंस रहे हैं उनको मत रुलाओ। तो यहाँ पर रोतों, हंसतों और सोतों अंत में ओ की ध्वनि होने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। नियम 5 है, यदि कोई क्रियावाचक शब्द वाक्य के आरंभ में कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है तो वहां उसे क्रियापद नहीं मानकर क्रियार्थक संज्ञा पद माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई क्रिया शब्द होता है, क्रिया शब्द वाक्य के आरंभ में कर्ता के स्थान पर लिख दिया जाता है। जैसे दौड़ना एक क्रिया है, घूमना भी क्रिया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोहन दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। मोहन दौड़ता है, दौड़ने वाला मोहन है और क्रिया है दौड़ना, मोहन कर्ता हो गया। यहाँ पर यदि ये कर्ता के स्थान पर आ गया, सबसे पहले क्रिया आ गई और कर्ता के स्थान पर आ गई, तो वो उसे क्रिया नहीं कह करके क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब है क्रिया के अर्थ का ज्ञान करवाने वाली संज्ञा, क्रिया के अर्थ का बोध करवाने वाली संज्ञा। तो दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ दौड़ना शब्द एक क्रियार्थक संज्ञा हो गया।
क्रियार्थक संज्ञा शब्द हो गया। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यदि मैं बोलता हूं कि वह घूमता है तो यहाँ पर क्रिया होगा घूमना। यहाँ पर कर्ता के स्थान पर आ गया घूमना सबसे पहले। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो यहाँ पर घूमना क्रिया नहीं होकर के क्रियार्थक संज्ञा है। संज्ञा भी है जो क्रिया के अर्थ का बोध करवाती है, तो इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। पढ़ना और पढ़ाना मेरी नियमित आदत है। वह पढ़ता है या मैं पढ़ाता हूँ तो ये क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्ता के स्थान पर यह काम में आया है। पढ़ना और पढ़ाना मेरी नियमित आदत है, तो यहाँ पर यह क्रियार्थक संज्ञा होगा। पीना एक बुरी आदत है। सीधा वाक्य लिख दिया, वह शराब पीता है, तो यहाँ पर पीना क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर पीना शब्द है यह क्रिया को इंगित नहीं करके संज्ञा शब्द को इंगित कर रहा है। पीना यानी शराब पीना बुरी आदत है, तो यहाँ पीना शब्द क्रियार्थक संज्ञा होगा, क्रिया का अर्थ बोध करवाने वाला। यदि कर्ता के स्थान पर सबसे पहले जहाँ कर्ता प्रयुक्त होता है वहां पर क्रियावाचक शब्द लिख दिया जाता है, तो उसे क्रिया नहीं मानेंगे बल्कि क्रियार्थक संज्ञा मानेंगे, क्रिया के अर्थ का बोध करवाने वाली संज्ञा। इसी प्रकार दौड़ना, घूमना, पढ़ना और पीना ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। नियम से ममता, समता, एकता जैसे शब्दों में मूलतः भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि यह शब्द किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं तो वहां इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे ममता, समता, एकता, इनमें भाववाचक संज्ञा होती है। आपको पीछे जो क्लास लगी थी संज्ञा की, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। यदि उसमें आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे वीडियोस में जाके देख लेना कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्य चीजें होती है, उनको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। और इस संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, जिनको हम देख सकते हैं, उनको रखा जाता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। जैसे राम, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक या स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होगी। जिनको नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक होगी। अब ममता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। समता, समानता का भाव है, तो इसको महसूस कर सकते हैं। एकता, एकता शब्द क्या है कि किस प्रकार लोगों में एकता होनी चाहिए, एकता से कैसे रहते हैं, तो एकता कोई देखने लायक वस्तु नहीं है बल्कि केवल भाव है, तो भावों को भाववाचक संज्ञा में लिखा जाता है जिनको देख नहीं सकते। तो ऐसे शब्दों में मूलतः भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि ये शब्द किसी स्त्री के नाम को संबोधित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ममता शब्द में सीधा पूछ ले संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जो चीजें दिखाई नहीं देती, अदृश्य चीजें होती है, उनको भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। माँ की ममता अनुपम होती है, तो माँ की ममता, यहाँ पर ममत्व एक भाव है जिसको दिखा रहा है, भाववाचक संज्ञा है। और आगे है ममता एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर देखने लायक है, यहाँ समझने लायक ये चीज यही है कि ममता एक अच्छी लड़की है। तो ममता अच्छी लड़की है, तो अब हमें पता चल रहा है कि ममता यहाँ पर इस ममता का भाव नहीं दे रहा है। माँ की ममता यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर है ममता एक अच्छी लड़की है, किसी लड़की का नाम है, लड़की विशेष का नाम होने के कारण यहाँ ममता में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। एकता शब्द में सामान्य रूप से सीधा आपसे पूछ ले कि संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, तो एकता, अनेकता, ये सारे जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे, तो संज्ञा लिखेंगे भाववाचक। यहीं पर लिखा है एकता 12वीं में पढ़ती है। अब पता चलता है कि एकता यदि 12वीं में पढ़ती है तो एकता किसी लड़की का नाम है, इसलिए विशेष लड़की का नाम एकता होने के कारण इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। यदि ये ममता, एकता ये किसी स्त्री के नाम होते हैं तो इनको व्यक्तिवाचक में लिखेंगे।
यदि यह नाम नहीं होकर के केवल भाव मात्र है तो इनको भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। तो ये थे नियम जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि विभिन्न संज्ञाओं में भेद कैसे कर सकते हैं, अलग अलग भेद को कैसे समझ सकते हैं। तो संज्ञा का संज्ञान हमारा समाप्त हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।